हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे। वेलकम टू कैंपफायर्स। और आज के शानदार लेक्चर की शुरू करते हैं। पीरियोडिक टेबल यानी आवर्त सारणी की रचना रसायन विज्ञान की यात्रा में एक मील का पत्थर माना जाता है। 1869 में अस्तित्व में आई इस सारणी ने दुनिया भर में हो रहे रासायनिक तत्वों के अध्ययन को तरकीब में लाने का एक बड़ा कार्य किया। इसके बाद ही तमाम रासायनिक तत्वों के गुणों का सामूहिक अध्ययन संभव हो सका। आज विज्ञान के शुरुआती स्कूली पाठ्यक्रम में इसे शुरुआत किया जाता है। इस कारनामे को अंजाम देने वाले महान रशियन साइंटिस्ट दिमित्री आनिक मेंडलीव की कहानी किसी अजूबे से कम नहीं। मेंडलीव का जन्म 8 फरवरी 1834 को साइबेरिया के ठंडे रेगिस्तान में सुदूर पश्चिम में मौजूद एक नगर तोबलोस्क में हुआ था। इनके पिता एक स्थानीय स्कूल के हेडमास्टर थे, जबकि इनकी माता मारिया सामान्य गृहिणी। यह बहुत सारे बच्चों वाला बड़ा परिवार था। कुछ सूत्र बताते हैं कि मेंडलीव के 14 भाई बहन थे और कुछ के अनुसार यह संख्या 17 थी। लेकिन एक बात पर सभी एकमत है कि मेंडलीव के परिवार में सबसे छोटे सदस्य यही थे। यह एक पढ़ा लिखा और मिडिल क्लास फैमिली था। आर्थिक परेशानियां। मेंडलीव के जन्म के थोड़े समय बाद ही उनके पिता को मोतियाबिंद की शिकायत होने लगी और वे अंधे हो गए। घर भर खाने के लाले पड़े तो इन्होंने की माता ने बाहर काम करना शुरू कर दिया। वे नज़दीक के एक शहर ओरमेजियांस्क में कांच बनाने वाली एक सफल फैक्ट्री में छोटे से पद पर शामिल कार्यरत हो गई और वहाँ पर कार्य करते करते मैनेजर पोस्ट तक पहुँच गई। मेंडलीव अपनी माता को कारखाने में काम करने देखने जाते थे, जहां बालू और चूने के पत्थरों को आग में गलाकर रंग बिरंगे कांच बनाए जाते। संभवतः चीज़ों के रूपांतरण की इस आकर्षक प्रक्रिया ने बालक के मन में रसायन विज्ञान की ओर खींचना शुरू कर दिया। अपने जीवन के कुछ बाद के वर्षों में मेंडलीव कांच से बनी चीज़ों की तस्वीर को अपने दफ्तर की दीवार पर हमेशा टांगे रहते। ठीक ठाक समय चल रहा था, लेकिन जब साल 1848 में इस फैक्ट्री में आग लग गई, परिवार फिर से निर्धनता के मुहाने पर आ खड़ा हुआ। मेंडलीव की मां बहुत बहादुर और समझदार थी। उन्होंने शुरू से गौर किया था कि उनका सबसे छोटा बेटा पढ़ने लिखने के मामले में सभी भाई बहनों में अव्वल था। वो किसी कीमत पर भी अपने इस बच्चे को अक्षय शिक्षा दिलाने के लिए कटिबद्ध थी। मारिया मेंडलीवा नाम की इस मजबूत महिला ने अपने सबसे छोटे बेटे को 7 साल की आयु तक घर में ही पढ़ाया। उसकी शिक्षा के लिए बिल्कुल मुफीद थी। बिल्कुल शुरुआत से थोड़ा थोड़ा पैसा बचाना शुरू कर दिया। उनके सामने 2 रास्ते थे, या तो किसी जगह काम ढूंढें या मेंडलीव की प्रतिभा के लिए कुछ करें। उन्होंने दूसरा रास्ता चुना और अपने नगर से कोई 2500 मील दूर मॉस्को जाने का फैसला किया। मेंडलीव और उनकी छोटी बेटी एलिजाबेथ को छोड़कर बाकी बच्चे अपने पैरों पर खड़े हो चुके थे। इस फैसले को लेने में उनको कोई दिक्कत नहीं हुई, जैसे 10 साल पहले हो सकती थी। 1849 का वाक़या है, जब उन दिनों रेलगाड़ियाँ नहीं चलती थी। यह कहाँ कल्पना कर सकते हैं कि अपने 2 बच्चों के साथ हाड़ का पान देने वाली उस सर्दियों में स्लेज गाड़ियाँ, यानी जो बर्फ़ के ऊपर चलती हैं स्लेज गाड़ियाँ में तो कभी गाड़ियों से लिफ्ट मांगती, कभी यूराल पर्वत के बीच वीरान रास्ते में चलती। यूराल पर्वत यूरोप और एशिया को अलग करता है, बीच में पड़ता है जियोग्राफिकली। तो मॉस्को जो रीजन है वो एशिया में नहीं है। मॉस्को रीजन यूरोप में पड़ता है और रूस यूरोप में और एशिया दोनों में फैला हुआ है। मॉस्को रीजन यूरोप में है और सेंट पीटर्सबर्ग यानी जिस तरफ इनका घर पड़ता था ईस्टर्न रीजन में था, एशिया में। तो ये इन्होंने यूराल पर्वत पार करना पड़ रहा था। तो ये यूराल पर्वत पार करके मॉस्को यूनिवर्सिटी में 6 हफ्ते की यात्रा करने के बाद पहुंच गई। मॉस्को यूनिवर्सिटी पहुंचने पर उन्हें गहरा आघात लगा जब दिमित्री मेंडलीव को प्रवेश नहीं मिला और उन्हें वापस तोबलोस्क जाने के लिए कहा गया और वहीं के स्थानीय विश्वविद्यालय में पढ़ने की राय दी गई। मारिया का भाई मॉस्को में रहता था। उसने भी प्रवेश दिलाने में मदद करने की कोशिश की, लेकिन कुछ हो न सका। मारिया मेंडलीवा हार मानने वाली में से नहीं थी। उन्होंने अपने बेटे को किसी भी कीमत पर एक बेहतरीन यूनिवर्सिटी में भेजना था। मॉस्को के बाद अगला विकल्प था वहाँ से करीब 700 किलोमीटर दूर सेंट पीटर्सबर्ग का विश्वविद्यालय। उस समय रूस की राजधानी सेंट पीटर्सबर्ग थी।
वहाँ के मानहान विश्वविद्यालय ने भी दिमित्री मेंडलीव को एडमिशन नहीं दिया। अब बहुत ही कम विकल्प बचे थे। सो किसी तरह समझौता कर मारिया ने अपने बेटे का दाखिला वहाँ के प्रमुख शिक्षण संस्थान में करवा दिया, जहाँ कभी मेंडलीव के पिता इवान पाउलुस मेंडलीव ने भी पढ़ाई की थी। पिछले कुछ सालों में संस्थान ने अपना ध्यान शिक्षण प्रशिक्षण को छोड़कर स्वतंत्र शोध संस्थान पर ध्यान देना शुरू कर दिया था, और इसके अलावा संस्थान की इमारत सेंट पीटर्सबर्ग यूनिवर्सिटी के कंपाउंड में ही थी। मारिया ने मेंडलीव को गणित और भौतिक विज्ञान विषय दिला दिए। देश दुनिया के महान हस्तियां यह भाषण देने आया करती थी। यह माहौल मेंडलीव की प्रतिभा के हिसाब से बहुत ही मुफीद था और उसमें लगातार निखार आता चला गया। पिछले 2-3 सालों में मारिया के जीवन में बहुत बेहद कठिन और मशक्क़त वाले रहे। इसका खामियाजा उनकी देह को उठाना पड़ा और सितंबर 1850 में टीबी से उनकी मृत्यु हो गई। मेंडलीव को शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान में दाखिला उसी साल मिला था। कुछ ही महीने बाद मेंडलीव की बहन एलिजाबेथ की भी मृत्यु हो गई, और वो भी उसी बीमारी से। खुद मेंडलीव भी टीबी से संक्रमित हुए और डॉक्टर ने यहाँ तक कह दिया कि उनके बचने की बहुत कम उम्मीद है। लेकिन चमत्कारिक तरीके से वे बच गए। इस दोहरे आक्रमण ने उन्हें अंदर से तोड़ कर रख दिया, लेकिन उन्होंने अपनी माँ का बेटा होने का फ़र्ज़ निभाना था। रसायन विज्ञान में डॉक्टरेट की डिग्री। मेंडलीव ने उसी संस्थान में अध्ययन जारी रखा और रसायन विज्ञान में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की। वहीं रहते हुए उन्होंने परमाणु भार के संबंध में विख्यात वैज्ञानिक कैनिज़ारो का भाषण सुनने को मिला, जिससे प्रेरित होकर उन्होंने पीरियोडिक टेबल की परिकल्पना पर शुरू कर दिया काम। उनसे पहले इंग्लैंड के महान वैज्ञानिक जॉन न्यूलैंड्स ने इसमें थोड़ा काम किया था, लेकिन उनमें काफ़ी दोष थे। 1869 में मेंडलीव ने आधुनिक विज्ञान की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक को हासिल किया। यह एक अलग ही कहानी है। फिलहाल यह नहीं भूलना चाहिए उनकी माँ के भीतर यदि वैसी हिम्मत और दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं होती तो मेंडलीव को क्या कहा, वो कब मेंडलीव कभी नहीं बनते। स्वयं एक पढ़े लिखे परिवार से संबंध रखने वाली दिमित्री मेंडलीव की मां ने अपने सभी बच्चों को बचपन से कागज़ पर लिखे शब्दों की इज्जत करने का पाठ सिखाया था। मेंडलीव को एहसास था कि उनकी मां ने उनके लिए क्या किया। जब 1887 में वे सेंट पीटर्सबर्ग विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे, जिसने इन्हें दाखिला देने से ही मना किया था, उन्होंने अपनी पहली किताब प्रकाशित करवाई। इस किताब की भूमिका में उन्होंने लिखा, यह शोध एक माँ की स्मृति को उसकी सबसे छोटी संतान द्वारा समर्पित है। यह फैक्ट्री चलाती हुई, खुद काम करती हुई और अपने बच्चों को सिखाया करती। वह मिसालें देकर सबक सिखाती, प्रेम से सुधारती और उसी संतान को विज्ञान पढ़ने के लिए वह उसे प्रेरित करती। साइबेरिया से एक लंबे सफ़र पर निकल पड़ी। इस काम में उसकी आखिरी बाई और ताकत लग गई। जब वह मर रही थी उसने कहा था, संशय से बचना और काम करने पर जोर देना, न कि शब्दों पर। धीरज के साथ परम वैज्ञानिक सत्य की तलाश करते रहना। अपने पूरे जीवन काल में अपने बेहतरीन बालों और दाढ़ी के कारण दूर से पहचाने जा सकने वाले दिमित्री मेंडलीव को उनके काम की तरकीब और गुणवत्ता के लिए जाना गया। आज पीरियोडिक टेबल के बिना रासायनिक शोधों की कल्पना नहीं की जा सकती। मेंडलीव की महान माँ के उस महान जज्बे को आज कैंपफायर सलाम करता है, जिसने हर छोटी बड़ी मुश्किलों का सामना कर अपने पुत्र की प्रतिभा को निखारा। उन्होंने अपनी जान तक दे दी, लेकिन यह सुनिश्चित किया उनके बेटे की प्रतिभा को सही इज्जत मिल सके। आई होप आपको ये कहानी सुनकर ज़रूर ही केमिस्ट्री के फील्ड की कुछ एक बेसिक नॉलेज हुई होगी और उस महान वैज्ञानिक को के बारे में थोड़ी बहुत इज्जत आपके मन में बढ़ी होगी। अगला लेक्चर केमिस्ट्री में ये सी पीरियोडिक टेबल के ऊपर ही है, तो इससे हम 0th लेक्चर कर सकते हैं और फर्स्ट लेक्चर सेकंड लेक्चर केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल के बेसिक स्ट्रक्चर समझने में और उसके आगे देखेंगे। हैव अ गुड नाइट। थैंक यू।